हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में आपको डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स एंड टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो मैनेजमेंट देखने से पहले हम टर्मिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी देख लेते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। सबसे फर्स्ट होता है ट्यूबल एबॉर्शन। ट्यूबल एबॉर्शन मीन्स ये जो है टर्मिनेशन क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में टर्मिनेशन क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जब एम्ब्रियो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ पर होता है, ये मदर के वूम में मीन्स यूट्रस कैविटी में होता है। यूट्रस कैविटी में जो एम्ब्रियो होता है उसको काफ़ी सफिशिएंट स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए, 9 मंथ ग्रो करने के लिए। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो आउट ऑफ जो इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, वो कहाँ होता है, आउट ऑफ यूट्रस कैविटी। यूट्रस कैविटी के आउटसाइड पर वो किसी भी पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है। जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। फैलोपियन ट्यूब में वो स्थमस में भी होता है और एम्पुला में भी देखा जाता है। तो स्थमस में यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस होगा, नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाता और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, टर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है जाइगोट का। तो सबसे फर्स्ट टाइप हम देखते हैं ट्यूबल एबॉर्शन। मीन्स ट्यूबल एबॉर्शन कैसे होता है। ट्यूबल एबॉर्शन में जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट, ये फैम्ब्राई हो गई और ये हमारा पार्ट जो होता है वो स्थमस होता है। देन यहाँ पर आ जाता है एम्पुला। तो इसका जो है ट्यूबल एबॉर्शन, इसमें जो जाइगोट होता है उसका फॉर्मेशन होता है एम्पुला में। एम्पुला में फॉर्मेशन हुआ। जब इसका फॉर्मेशन होता है, जब नॉर्मल फॉर्मेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, दैट टाइम पर जो ये मदर का वूम हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, डायग्राम होता है अच्छे से मैं आज ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा जस्ट इमेजिन कर लीजिए। ये मदर का वूम हो गया, मतलब यूट्रस कैविटी हो गई। तो जब नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है दैट टाइम पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो जब नॉर्मल कंसेप्शन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, दैट टाइम पर जो जाइगोट होता है इस साइड मूव करता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो जाइगोट होता है वो दिस साइड पर, किस साइड, फेमराई, फेमराई साइड पर मूव करता है। और ये मूव करने के बाद धीरे धीरे, मतलब ये क्या होगा, मूव होगा, मूव होने के बाद फेमराई में आता है। देन फेमराई के थ्रू ये कहाँ पर आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। और फिर उसके थ्रू क्या हो जाता है, ब्लीडिंग के थ्रू ये रिमूव आउट हो जाता है या बाहर आ जाता है। तो ट्यूबल एबॉर्शन में क्या होगा कि जो एम्पुला है, एम्पुला में प्रेगनेंसी कंसीव होगी, जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, एम्पुला में होगा। और वो किस साइड मूव करेगा, दिस साइड, फेमराई साइड मूव करेगा। और फिर वहाँ से मूव करने के बाद पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के बाद ये कहाँ पर आ जाएगा, थ्रू दी वेजाइना बाहर पास आउट हो जाएगा। देन आ जाता है ट्यूबल मोल एबॉर्शन। ट्यूबल मोल एबॉर्शन भी सेम है, ऐसे ही होता है। इसमें इस्थमस और एम्पुला में जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और ये क्या होता है, जो ट्यूबल एबॉर्शन ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्टली क्या होगा, फेमराई में आएगा, फेमराई के बाद पेरिटोनियल कैविटी एंड ये रिमूव आउट हो जाता है। लेकिन ट्यूबल मोल एबॉर्शन में ये दिस साइड पर ही क्या होता है, कंसेप्शन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन ये धीरे धीरे रिमूव आउट होता है। क्या होता है, ये धीरे धीरे रिमूव आउट होता है, धीरे धीरे क्या होते रहती है, ब्लीडिंग होते रहती। फिर आ जाते हैं ट्यूबल रप्चर एबॉर्शन। ट्यूबल रप्चर एबॉर्शन में क्या होगा, इसका जो इम्प्लांटेशन होगा वो एम्पुला में ना होकर ओनली स्थमस में होता है। जो जाइगोट है, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, वो कहाँ पर होता है, स्थमस वाले पार्ट में होता है। और स्थमस वाले पार्ट में होता है और ये क्या होता है,
6 वीक बाद क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि जो स्थमस वाला पार्ट होता है यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं हो पाता, इसलिए वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाता और बेबी क्या हो जाता है, मतलब जो जाइगोट है वो जाइगोट क्या हो जाता है, रिमूव आउट या एबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि स्थमस में प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस नहीं होता, इसीलिए 6 वीक में क्या होता है, जो जाइगोट है वो एबॉर्ट हो जाता है, अबाउट हो जाता है। और यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण ये जो ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। यहाँ पर क्या होगी, जब ये यहाँ पर जब ये ग्रो करने लगता है, तो ग्रो करने के बाद जब 6 वीक होते हैं, तो जब इसको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाता जाइगोट को, दैट टाइम पर जो ट्यूब रप्चर हो जाती है और जो जाइगोट है वो क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो ये हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से मैनेजमेंट के थ्रू हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसका जो हम मैनेजमेंट करते हैं 2 बेस्ट पे करते हैं, अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी एंड रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। अगर अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है दैट टाइम पर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, एंड रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है दैट टाइम पर हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसमें जो मैनेजमेंट दिया जाता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में 2 टाइप्स के मैनेजमेंट आते हैं हमारे, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी परफॉर्म की जाती है बाय द डॉक्टर। तो देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, 4 सेंटीमीटर डिक्रीज, मतलब जो ट्यूब में जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है 4 सेंटीमीटर डिक्रीज होता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट हम कब करते हैं, जब 4 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है। 4 सेंटीमीटर इंक्रीज है, अगर जो जाइगोट या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ है, अगर वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज है दैट टाइम पर हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। देन अगर 4 सेंटीमीटर डिक्रीज है दैट टाइम पर हम मेडिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देख मेथोट्रैक्सेट 50 mg हम देंगे। फर्स्ट डे हमने दिया 50 mg। जब हमें उसका सेकेंड डोज देना होता है, सेकेंड डोज हम इसका देते हैं फर्स्ट डोज लेने के 4th या 7th डेज पे। जैसे हमने फर्स्ट डोज ले लिया, फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर जो 4th डे आता है या 7th डे आता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उसमें हम 50 mg मेथोट्रैक्सेट फिर से अगेन लेते हैं सेकेंड डोज। और इसको क्या दिया जाता है, कौन से रूट से दिया जाता है, IM रूट से दिया जाता है। देन आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड पोटेशियम क्लोराइड। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड पोटेशियम क्लोराइड हम मेडिकल मैनेजमेंट में देते हैं। देन आ जाते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट कब परफॉर्म करते हैं, जब जो भी फीटस है या जाइगोट है उसका क्या हो गया है, वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया है। इम्प्लांटेशन होने के बाद जब 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है दैट टाइम पर हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में सल्फिंगोस्टोमी। सल्फिंगोस्टोमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एम्पुला वाले पार्ट पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है, एम्पुला वाला पार्ट है जहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन हो चुका है। जब इम्प्लांटेशन हुआ है तो दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को इंसिजन लगाकर, कितना इंसिजन लगाते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंसिजन लगाकर हम यहाँ पर कट करके जो जाइगोट का इम्प्लांटेशन हुआ है उसको हम रिमूव आउट करते हैं। देन हम यहाँ पर सूचरिंग नहीं करते, इसको क्लोज करने के लिए हम सूचरिंग नहीं करते हैं, ये अपने आप ही हम इसको वैसा ही छोड़ देते हैं, ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है। सल्फिंगोटॉमी में हम एम्पुला वाले पार्ट को कट करेंगे, वहां से क्या करते हैं, जाइगोट को रिमूव करते हैं। देन हम उसमें सूचरिंग नहीं करते, उसे वैसा ही छोड़ देते हैं, वो खुद से ही क्या हो जाता है, वो खुद से ही हील हो जाता है, कवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्टमोसिस। सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्टमोसिस में क्या किया जाता है, जो जाइगोट है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है स्थमस में,
स्थमस में होता है। तो स्थमस वाले पार्ट को, जितना भी यहाँ पर स्थमस वाले पार्ट को क्या किया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है यहाँ से, और यहाँ से स्थमस को कट करके अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, ये जो रिमेनिंग वाले पार्ट है, इसके साथ क्लोज कर दिया जाता है, इसके साथ पैक कर दिया जाता है। यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देंगे, स्थमस को रिमूव कर देंगे, एंड रिमेनिंग पार्ट को हम एक साथ क्या कर देते हैं, एनास्टमोसिस कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये किया जाता है सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्टमोसिस में। स्थमस है, स्थमस को टोटली रिमूव आउट कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे रहते हैं उसमें एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, मतलब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा सल्फिंगडेक्टोमी। सल्फिंगडेक्टोमी मीन्स आपको समझ में आ रहा है, जहां भी टॉमी वर्ड यूज हो रहा है मीन्स उसको पूरा ही क्या कर देना है, रिमूव आउट कर देना, उस चीज को क्या करना है, अलग कर देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा ही अलग कर देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हम टोटली रिमूव आउट कर देंगे। फैलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, हम टोटली रिमूव आउट कर देंगे। जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है या जहाँ पर भी इम्प्लांटेशन हुआ है, हम वहाँ पर टोटल फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट, रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो ये था अनरप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब देखेंगे रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी में हम कौन कौन से मैनेजमेंट देते हैं। रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या देंगे, सबसे फर्स्ट हम एंटी शॉक ट्रीटमेंट देंगे। एंटी शॉक ट्रीटमेंट क्यों देंगे, क्योंकि जो रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है इसमें जो ट्यूब है वो क्या हो रही है, पूरी रप्चर हो जा रही है। क्या हो रही है, पूरी रप्चर हो जा रही है ट्यूब, इसलिए हम क्या देंगे, एंटी शॉक ट्रीटमेंट देंगे। जब ट्यूब क्या होगी, रप्चर होगी, तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लीडिंग होगी। क्या देखने के लिए मिलेगा, इंक्रीज ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। जो भी फीमेल है जिसने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव किया है और रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसकी मीन्स, तो हम सबसे फर्स्ट क्या देंगे, एंटी शॉक ट्रीटमेंट देंगे। एंटी शॉक ट्रीटमेंट, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो जो भी फीमेल है वो क्या हो सकती है, शॉक में जा सकती है, शॉक की कंडीशन में जा सकती है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी शॉक मेडिकेशंस या एंटी शॉक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ट्यूब पूरी रप्चर हो जा रही है, तो मेडिसिन के थ्रू प्रिवेंट कर पाना या क्योर कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ट्यूब रप्चर है तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर मतलब मेडिसिन के थ्रू हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, सर्जरी परफॉर्म करना है। तो सर्जरी परफॉर्म में हम क्या करेंगे, लैप्रोटॉमी। लैप्रोटॉमी में क्या किया जाता है, जो एब्डोमिनल वॉल होता है इस साइड पर इंसिजन लगाकर जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव आउट किया जाता है। जो एब्डोमिनल साइड है, एब्डोमिनल वॉल साइड क्या करेंगे, स्मॉल इंसिजन देंगे एंड फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। देन आता है सब टोटल हिस्टेक्टोमी। सब टोटल हिस्टेक्टोमी में क्या होगा, अगर फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ अदर ट्यूब भी हैं वो क्या हो जा रही हैं, रप्चर हो गई हैं। जैसे कि अगर ओवरी रप्चर, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के बाजू में ही क्या होती है, ओवरी होती है, अगर ओवरी भी रप्चर हो चुकी है, ओवरी में भी अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन या रप्चर देखने के लिए मिल रहा है, यूट्रस में भी हो सकता है, जो यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर होती है वो भी रप्चर होने के चांसेस होते हैं। दैट टाइम पर हम क्या करेंगे, लैप्रोटॉमी के थ्रू ही हम सब टोटल हिस्टेक्टोमी देंगे, जिससे हमें ओवरी भी रिमूव करना पड़ेगा, यूट्रस भी रिमूव करना पड़ेगा और फैलोपियन ट्यूब, तीनों को हम रिमूव आउट करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब टोटल हिस्टेक्टोमी। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, जिसमें हमने अनरप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा एंड रप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा। इसका मैनेजमेंट हमने दोनों अलग अलग तरीके से देखा, एक में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, दोनों को हमने डील किया। और जो रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है इसे हम ओनली एंटी शॉक मेडिसिन देंगे इसमें, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो फीमेल है तो शॉक में जाने के चांसेस होंगे, इसलिए बाकी इसमें हम सर्जरी ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ट्यूब रप्चर हो जाती है तो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2 सर्जरी परफॉर्म करते हैं। लैप्रोटॉमी में जब फैलोपियन ट्यूब अफेक्ट हो रही है तो हम एब्डोमिनल वॉल साइड स्मॉल इंसिजन देंगे और स्मॉल इंसिजन देकर हम फैलोपियन ट्यूब को रिमूव आउट कर देते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब के साथ अदर जो ट्यूब हैं, जैसे कि ओवरी हो गई, मायोमेट्रियम लेयर हो गया यूट्रस का, अगर ये भी अफेक्ट हो जाते हैं, ये भी रप्चर देखने के लिए मिलते हैं, तो हम सब टोटल हिस्टेक्टोमी
परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जो हम सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद और सर्जरी के बीच में हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव, जिसमें हम पेरी ऑपरेटिव में हम देखते हैं इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में हमारी जो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू चेक वाइटल साइन। इसमें जो भी पेशेंट है उसको सर्जरी के पहले हमें उसके पूरे वाइटल्स चेक करने होते हैं, उसका ब्लड देखना होता है, ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, क्योंकि जब आफ्टर मतलब मिड इंट्रा टाइम पर हम जब जो भी पेशेंट है उसको ओटी में लेकर जाते हैं, अगर उसका जो ब्लड है, ब्लड लॉस हो रहा है, अगर उसको ब्लड की नीड है, तो उसके लिए हमें पहले से ही उसका ब्लड चेकअप, ब्लड ग्रुप लेना होगा, कौन सा ग्रुप है और हम कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट को पहले ही इसमें पूरा प्रिपेयर किया जाता है, वाइटल साइन चेक करके प्रॉपर डे सब प्रॉपर ऑर्नामेंट्स रिमूव करवाए जाते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है पहले से, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव में जब भी अंदर पेशेंट जाता है तो हमें प्रॉपर क्या करना है, उसको वॉश करना है। पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, बीटाडिन के थ्रू जिस एरिया पे हम इंसिजन दे रहे हैं उसे प्रॉपर क्लीन अप करना होता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव में हम फिर से अगेन जब पेशेंट का सर्जरी हो जाती है उसके बाद जब हम उसको वार्ड में लेकर आते हैं, तो वार्ड में लेकर आने से पहले पेशेंट का बेड प्रिपेयर करना है, उसके बाद वाइटल साइन चेक करना है, प्रॉपर पोजीशन देना है और 4 आवर्स में क्या करना है, पेशेंट्स की पोजीशंस चेंज करते रहना है। 4 आवर्स में हम पोजीशंस क्यों चेंज करते हैं, इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि जो पेशेंट है उसको बेड सोर के चांसेस ना हो, डेक्यूबिटस अल्सर ना हो, क्योंकि एक ही पोजीशन में लेटे रहने से पेशेंट्स को डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस होते हैं। और जब हम सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं उससे पहले पेशेंट को एक और बात बताना है, और उसके रिलेटिव को उसके मेडिसिन के बारे में उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कौन सी मेडिसिन देने वाले हैं, किस साइट पर हम इंसिजन दे रहे हैं, किस लिए हम ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। और 6 आवर्स पहले नील बाय माउथ, मतलब पेशेंट्स के सारे जो भी मेडिसिन होते हैं वो मेडिसिन स्टॉप कर देना है, कोई भी वाटर और फूड हमको नहीं देना है। तो ये था हमारा नर्सिंग केयर, जो एक नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पेरी ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जैसे इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था इसकी डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेज और डायग्नोस्टिक टेस्ट। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।